हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 21-22 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये बात की जा रही है 20 जनवरी को जो बाइडेन साहब ने शपथ ले ली है, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं ये। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रहने चाहिए जो कि पूछ लिए जाते हैं जनरली। सबसे पहली बात है कि जो बाइडेन साहब 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो 46वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ये दूसरा फैक्ट है, यहाँ पे नाम पता होना चाहिए कि पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है USA के अंदर। तो इनका नाम है कमला हैरिस। भारत से इनका संबंध है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्सनैलिटी। और ये 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। तो तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अब देखने में ये आएगा आने वाले समय में कि क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बाइडेन अपनी अलग ही एक नीति लेकर के आएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर चौथे विधायक हैं जिनका निधन हो गया है। इनका नाम है, कांग्रेस के विधायक हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का निधन हो गया है। ये वल्लभनगर विधानसभा से विधायक थे। तो आप समझ सकते हैं ये चौथे विधायक बन गए हैं राजस्थान विधानसभा के। इनसे पहले 3 विधायक कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताइए, और उनकी जो कहाँ से मतलब वो चुन करके आए थे, किस जगह से वो विधायक चुन करके आए थे, तो उसका नाम भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे जो असेंबली की संख्या है वो 200 थी, टोटल 200 है। असेंबली की संख्या यहाँ पर होगी 196। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती हैं चीज़ें कि इनके बारे में डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताइए वो 3 और विधायक कौन हैं, कहाँ से चुने गए थे वो, और किस पार्टी से संबंधित थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। ये बात की जा रही है अली बाबा, ये जैक मा है, इनका नाम जैक मा है। तो काफ़ी समय से ये नज़रबंद थे और पता नहीं कहाँ गायब थे। ये कुछ चर्चाएं इनको लेकर के चल रही थी। चीन की जो सरकार जो है उनकी जो पॉलिसी को लेकर के पता नहीं क्या जो इंटरनल चीज़ें हैं अभी सामने नहीं आई निकल के। तो ये 3 महीने बाद अली बाबा का दीदार हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बड़े ही अली बाबा जो कंपनी है उसके जो आप बोल सकते हो मालिक हैं, ये उसके ओनर हैं जैक मा जो है। तो इनका नाम है जैक मा। तो ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अली बाबा के CEO या मालिक का नाम पूछा जा सकता है, ओनर कौन है उनके, तो इनका नाम है जैक मा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इस प्रकार से जब भी चर्चा में रहती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन गए हैं जैक मा। ये न्यूज़ है एक उत्तर प्रदेश से है। तो कृषि विभाग में 564 पदों पर भर्तियां हैं। ये 21 जनवरी के न्यूज़पेपर में आया था। तो आप जो भी इच्छुक हों इसके लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट भी है इसकी। ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी 2021 तक सबमिट करा सकते हैं। तो ये आप चीज़ें हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो रेलेवेंट इसकी वेबसाइट है। ये यहाँ पर एक शोध किया गया है, उसमें क्या बता रहे हैं, ये शोध के अंदर बताया है कि यदि 1 मिनट में 60 सीढ़ियाँ आप यदि चढ़ते हैं और हाँफने लगते हैं, इसका मतलब है कि आपका दिल की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ रिसर्च किया गया है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप भी अपने देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिल का, अपने पूरी बॉडी का स्वास्थ्य मतलब सही होना चाहिए, फिट रहने चाहिए आप। तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है डेली लाइफ में, तो वो आप करते रहिएगा। ये बात की जा रही है एक ट्रेन की। तो ट्रेन है हावड़ा कालका मेल। तो ये जो ट्रेन है इसका नाम अब हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस। क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ऐसा किया गया है कि रेल मंत्री का भी नाम याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी हैं रेल मंत्री। हावड़ा कालका मेल जो है उसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम किया गया है नेताजी एक्सप्रेस। अब आप बात समझिए, हावड़ा है कलकत्ता के अंदर और कालका है चंडीगढ़ के अंदर, राइट। जब आप शिमला जाते हैं ट्रेन के थ्रू, तो आप यहाँ कालका एक स्टेशन है, वहाँ से शिमला के लिए एक टॉय ट्रेन भी जाती है। तो बड़ा ही फेमस है वो टॉय ट्रेन, लोग टूरिज्म के लिए फेमस चीज़ है वो। तो यहाँ पर नेताजी का संबंध कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ट्रेन चल रही है कालका के लिए, तो इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये यहाँ पे बात की गई है विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग बरामद की गई है। तो ये कुछ लियोनार्डो दा विंची की बात चल रही है। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी हैं, इटली के निवासी हैं, थे मतलब जो इनका संबंध था वो इटली में इनका जन्म हुआ था लियोनार्डो दा विंची जी का।
और इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, सबसे प्रसिद्ध है इनकी मोनालिसा और दूसरी है द लास्ट सपर, ये भी बहुत फेमस है। तो दोनों इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये इनकी कृति है, इनकी पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, मोनालिसा व लास्ट सपर। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही फैक्ट। ये आज 22 जनवरी के न्यूज़पेपर से न्यूज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि देश को पहला टीका देने वाली वैक्सीन कंपनी में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। तो ये बात की जा रही है बेहद ही फेमस कौन सी, सीरम इंस्टीट्यूट की। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर है, जिसने कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड वैक्सीन। तो उसका जहाँ पर प्लांट था वहाँ पर आग लग गई पुणे के अंदर। तो ये चर्चाओं में रही हैं चीज़ें, तो इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है कोविशील्ड को लेकर के, सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर के, क्योंकि बहुत अच्छी पहल की है भारत के अंदर, वैक्सीन डेवलप करने का काम किया है। तो यहाँ पे 5 इनके जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो गई है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है इस पेपर के अंदर। ये बात की जा रही है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से इसका संबंध है इसलिए। तो जोधपुर में होने जा रहा है ये डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास। डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास होने जा रहा है, भारत व फ्रांस की वायुसेना के बीच होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइफल जो भारत ने फ्रांस से परचेज किया है वो भी इस अभ्यास में भाग लेंगे, यानी राफेल भी भाग लेंगे इस डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास के अंदर। तो फ्रांस से परचेज किया भारत ने। तो यहाँ पे देखते हैं, ये अभी जोधपुर के अंदर पूरा इनका जो अभ्यास है वो चलेगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम जरूर याद रखिएगा आप। अच्छा, मैंने इसके बारे में आपको बताया था स्काई रॉस, आप यदि देखेंगे मेरी पुरानी वीडियो तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जोधपुर के अंदर स्काई रॉस नाम से एक अभ्यास होने वाला, युद्ध अभ्यास, किस किस के बीच, फ्रांस और भारत के बीच। तो ये स्काई रॉस एक्चुअली स्काई रॉस का ही पार्ट है, ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, इसलिए उस न्यूज़ के अंदर इसको स्काई रॉस बोला गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे ये स्काई रॉस का ही पार्ट है। डेजर्ट नाइट 21 इसको अभ्यास, युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है, लेकिन ये इसी का पार्ट है स्काई रॉस का, जो कि होती है जो वायुसेना के बीच इस प्रकार की युद्ध अभ्यास होते हैं। तो स्काई रॉस का ये भाग है डेजर्ट नाइट 21। ये बात की जा रही है पोटास। सबसे पहला प्रश्न है, आपने नाम सुना होगा एनपीके। एनपीके का जो सही रेशियो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये फर्टिलाइजर है जो कि किसान यूज़ करते हैं खेती में, जो फसलें उगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल करके आई है अभी कि राजस्थान के अंदर एमओयू हो गया है पोटास को लेकर के। तो 3 जिले बहुत ही फेमस हो जाते हैं इसको लेकर के, जहाँ पर कि उत्खनन किया जाएगा पोटास का। तो वो 3 जिले कौन से हैं? ये हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो इन जिलों के 3 जिलों के अंदर पोटास का उत्खनन किया जाएगा, जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी राजस्थान की, लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। पोटास का जो मुख्यतः प्रयोग है वो फर्टिलाइजर के तौर पर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है पोटास का। तो मुख्यतः फर्टिलाइजर के तौर पर होता है पोटास का प्रयोग, अन्य प्रयोग भी हैं, लेकिन ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये एनपीके का जो रेशियो है वो मुझे आप बताइए करेक्टली क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये देखिए, बड़ा ही बेहद अच्छा मुझे रोमांचक एक सीन लगा। ये बात की जा रही है रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। आपको बहुत ही फेमस कई बार पूछा गया त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये गणेश मंदिर। और यहीं से फिर चालू हो जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क का, आगे जाकर के गेट भी है रणथंभौर नेशनल पार्क का। तो उसके बाद आपकी टाइगर सफारी स्टार्ट हो जाती है। तो टाइगर सफारी बेसिकली कैंटर और जिप्सी के अंदर कराई जाती है। आप देख सकते हैं ये जिप्सी है, ये बाउंड्री है, ये नेशनल पार्क की जो एरिया है, जंगल का एरिया इस साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइगर आ गया है चढ़ करके ऊपर इस वॉल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कितने भयभीत भी हो गए होंगे, यहाँ पे कितना क्लोज है ये डिस्टेंस, आप समझ सकते हैं। हार्डली मेरे हिसाब से 5 फीट का डिस्टेंस होगा शायद ये। तो ये इतनी क्लोज यहाँ से देख सकते हैं कि जब टाइगर ऊपर आ गई तो कितना रोमांचक हो जाता है। टूरिस्ट वहाँ पे जो घूमने के लिए आता है, तो बड़ी अच्छी मेरे को ये तस्वीर लगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो आप याद रखिएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर फोर्ट के अंदर है, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। तो कई बार प्रश्न बन जाते हैं। ये बात की जा रही है दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था बन गई है इफ्को। इफ्को है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सॉरी यहाँ पे गलत है, टी है ये। तो इसका नाम है इफ्को का जो पूरा नाम है ये है IFFCO।
इसको बोलते हैं इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था बन गई है ये इफको। यहाँ पे बताया गया है कि रैंकिंग कुछ कराई गई है 125 देशों में। तो ओवरऑल टर्नओवर के मामले में ये जो रैंकिंग कराई गई है 125 देशों में, तो वहाँ पे 65वां स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? ये किया है इफको ने। तो इफको ने यहाँ पे 65वां स्थान प्राप्त कर लिया है। तो चर्चा में इफको देख लेते हैं इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। 1967 में इस संस्था को गठन किया गया था, ये एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके चेयरमैन का नाम है BS नकाई और इसके जो CEO हैं इनका नाम है डॉक्टर US अवस्थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक सहकारी ऑर्गेनाइजेशन है इफको, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है सेबी की रिलायंस फ्यूचर के सौदे को मंजूरी दे दी है। तो ये क्या बात है? यहाँ पे अमेजन ने इनके खिलाफ एक केस किया था, एक याचिका दायर की थी। किसके पास? सेबी के पास। सबसे पहले आप मुझे बताइए सेबी का गठन किस वर्ष हुआ था और उसके चेयरमैन का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या था कि फ्यूचर ग्रुप जो है ये रिलायंस को अपनी परिसंपत्तियां बेचना चाहता था। इसको लेकर के अमेजन ने इसके खिलाफ एक याचिका लगाई। एक कह सकते हैं कि इसके बारे में सेबी के पास ये बताया गया कि ये चीज़ जो है वो गलत की जा रही है रिलायंस के द्वारा। तो यहाँ पे सेबी ने इनकी चीज़ों को सुना, देखा, उसके बाद क्लियरेंस दे दिया है कि अभी रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के सौदों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इनको पहले ही इस प्रकार की मंजूरी दे चुका है। तो अब सामने निकल करके आएगा कि फ्यूचर ग्रुप की जो परिसंपत्तियां हैं वो रिलायंस ग्रुप ले लेगा, यहाँ पे मतलब कि परचेज कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा सौदा है, तो ये चर्चाओं में है, इसलिए तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो फ्यूचर ग्रुप जो है वो 2013 में बनाया गया था, यानी गठन 2013 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है और इसके CEO हैं किशोर बियानी। तो अब ये जो फ्यूचर ग्रुप है इसको कौन परचेज, इसको किसने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है? तो ये है रिलायंस। रिलायंस रिटेल इंडस्ट्री में आने वाला है, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जो ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं स्पेशली, बहुत सारे आपको रिलायंस के स्टोर्स खुले हुए मिलेंगे। बहुत अच्छी कीमतों पर, सस्ती कीमतों पर आपको मिलने को मिलेंगे बहुत सारे। हालांकि अभी भी हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पे ये अपना एक प्लेटफॉर्म भी जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस प्रकार से भी रिलायंस ने कुछ स्टार्ट किया है अपना। लेकिन अब अच्छे तरीके से और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि हमें बहुत अच्छा, मतलब अच्छी कीमतों पर प्रोडक्ट हमको मिलेगा भारत के अंदर। तो ये कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो ये चर्चा में है फ्यूचर समूह, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बात की जा रही है सुपर कप फाइनल, रोनाल्डो ने रिकॉर्ड 760वां गोल दाग दिया है। तो बेहद ही खास बात हो जाती है क्योंकि दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं ये। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है पुर्तगाल देश से। पुर्तगाल देश आप देखेंगे यूरोपियन देश है पुर्तगाल देश। पुर्तगाल आपने देखा होगा कि जब भौगोलिक खोज की स्टार्टिंग हुई थी तो पुर्तगाल से कई सारे, भारत के अंदर सबसे पहले जो विदेशी लोग आए थे वो पुर्तगालीज ही आए थे। विदेशी इन द सेंस कि ये जो ब्रिटिश एरा है उसके समय की हम बात कर रहे हैं। तो 1498 में कौन आया था भारत के अंदर, वो आप मेरे नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वो एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जो कि भारत आए थे। तो वहाँ के हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल देश के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये। तो इसीलिए न्यूज़ है ये, चर्चा में बहुत ज़्यादा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं, कितने गोल इनके हो गए हैं अभी तक? 760वां इन्होंने गोल दाग दिया है। तो ये इस प्रकार से टॉप खिलाड़ी बन गए हैं यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पेज नंबर 11 पे बात की जा रही है। बगदाद में 2 बड़े आत्मघाती विस्फोट किए गए हैं। तो यहाँ पे हमला हुआ है बगदाद के अंदर। बगदाद राजधानी है इराक देश की। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में रहते हैं। इराक और ईरान, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहते हैं विस्फोट, कुछ लोगों का मारा जाना, कहीं ना कहीं विद्रोह होना। तो इस प्रकार की चीज़ें आम है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये है इराक और इसकी कैपिटल है बगदाद। यहाँ पे लोकेशन है ये इसकी। सी से बहुत ही छोटा सा इनका एरिया, माइन्यूट सा एरिया यहाँ पे सी से कनेक्टेड है। अदरवाइज ये पूरी तरीके से लैंड से ही कनेक्टेड है पूरी ये कंट्री। इसके पड़ोसी देश आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे टर्की है, सीरिया इसको टच करता है यहाँ पे,
जॉर्डन इसको टच करता है यहाँ पे, और सऊदी अरेबिया यहाँ पे टच करता है इसको। तो ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ हो जाता है, फिर ये जिसे फारस की खाड़ी भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोकेशंस कभी भी इस प्रकार से आती हैं तो आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को। तो इसीलिए मैं मैप आपको दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग समय तक याद रहें। ये बात की जा रही है फिलीपींस देश की। तो फिलीपींस में 7.0 की तीव्रता का भूकंप आया है, जो कि बहुत ही घातक माना जाता है। 7 का जब भूकंप आता है तो काफ़ी बर्बादी भी करता है। तो फिलीपींस के अंदर ये भूकंप आया है, तो देख लेते हैं एक बार इसकी लोकेशन। ये है फिलीपींस देश। रिंग ऑफ फायर एक इस प्रकार से रिंग बनती है, पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द ये रिंग बनती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी हम बोलते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर वाले पूरे के पूरे एरियाज हैं, जो भी कंट्री हैं, जो भी आइलैंड आते हैं, तो यहाँ पे फिलीपींस की अभी बात की जा रही है फिलहाल। तो मनीला जो है ये राजधानी है। ये पूछी जाती है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप पर स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मतलब एक जनरल सा प्रश्न बन गया है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे दुनिया का सबसे जो निचला स्थान है वो भी फिलीपींस के पास है, जिसे हम बोलते हैं मैरियाना गर्त, जिसे हम बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे निचला जो स्थान है वो मैरियाना गर्त है। तकरीबन 11,000 समथिंग मीटर की उसकी नीचे गहराई है। तो तकरीबन आप बोल सकते हो कि 11 किलोमीटर एरिया बोल सकते हो, यदि हम किलोमीटर में बात करें तो। मैरियाना गर्त वो स्थान है, ये भी फिलीपींस का एरिया है। और दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहते हैं, ये है पैरासल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड। ये साउथ चाइना सी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो चाइना है वो अपना क्लेम करता है कि सारा का सारा पार्ट उसी का है। तो ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है फिलीपींस के आइलैंड हैं, पैरासल और स्पार्टले आइलैंड। तो इन पे क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में तेल यहाँ पे है, तेल का अच्छा भंडार है यहाँ पे। तो चीन इन पे अपना क्लेम करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहते हैं आइलैंड। तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये दैनिक भास्कर से यहाँ पे न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ के अंदर ये बताया गया है कि हल्दीना एक एरिया है अलवर के अंदर। तो यहाँ पे प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खुलने वाला है, इसको हरी झंडी मिल गई है। तो इसके अलावा 2 और कहाँ पे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में है। पहले से 2 सैनिक स्कूल मौजूद थे, अभी तीसरा हो गया राजस्थान के अंदर अलवर के हल्दीना में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये एक। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, रूफटॉप सोलर सिस्टम की नेट मीटरिंग के नियम बदलने की कवायद के साथ ही ब्लैक में सिस्टम। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है कि सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पे कुछ नियमों में चेंज किया गया। अभी वो क्या चेंज किया गया है, पहले होता ये था कि आपने अपनी रूफ पे, यानी कि आपका घर है और अपनी छत पे आपने एक सिस्टम लगवा लिया, सोलर सिस्टम, राइट। तो एक वर्ड है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ वो वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक वर्ड है नेट मीटरिंग, यहाँ पे लिखा है, देखिए आप, नेट मीटरिंग, ये एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है ऊपर, राइट। अब आपके पास जो बिजली कंपनी से बिजली भी आ रही है, जो लाइट आपके पास आ रही है, उनका भी एक मीटर लगता है आपके घर के बाहर। अब होता क्या है कि सपोज आपने एक दिन में 50 यूनिट आपने इस्तेमाल कर ली, राइट। अब आप, चलो हम एक दिन ही मानते हैं, हम महीने का मानते हैं, क्योंकि महीने पर बिल आता है। तो महीने में आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल कर ली आपने, यहाँ पे आपकी 1000 यूनिट है, और आप यहाँ पे भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हो यूनिट है। इससे ये जो सोलर सिस्टम आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हो। सपोज ये अगर पूरे महीने के अंदर 500 यूनिट दे रहा है, बना रहा है, मतलब 500 यूनिट, और आपने 250 यहाँ से लिए आपने, ठीक है। तो 500 में से 250 जो यूनिट हैं वो यहाँ पे आपकी लेस हो जाएंगी। ये जो मेन आपका मीटर है, यहाँ पे सपोज आपकी 1000 यूनिट बनी, और ये जो 500 में से 250 आपने यहाँ से यूज़ कर ली, 250 आपकी रिमेनिंग जो है वो इसमें से लेस हो जाएंगी। तो आपको 750 का बिल का यूनिट आपको एडजस्ट हो जाएंगी, और इसका आपको पे करना होगा। तो ये होता है नेट मीटरिंग, यानी कि आपने जो सोलर सिस्टम से जितनी भी यूनिट बनाई हैं और आपने उसमें से कितना इस्तेमाल किया है और रिमेनिंग कितनी है, तो रिमेनिंग जो यूनिट है वो आपके मेन जो मीटर है वहाँ से डिडक्ट कर दी जाती थी, रिड्यूस कर दी जाती थी। उसके बाद आपका जो टोटल बिल आपका पेबल होता था उसके हिसाब से चीज़ें होती थी। लेकिन बदलाव क्या किया गया है, बदलाव ये किया गया है कि अभी 10 किलोवाट से ऊपर का जितना भी सिस्टम है वहाँ पे नेट मीटरिंग की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यदि आपने छत पर, अपनी छत पर 10 किलोवाट से ज़्यादा का
यदि आपने यहाँ पे 11 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है अपनी छत पर और इधर है एक 9 किलोवाट का या 10 किलोवाट का, राइट। तो अब आपको ये इतना जो आपने लगवाया हुआ सिस्टम है, यहाँ पे आपको नेट मीटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। ये कुछ नए नियम अभी निकल करके आए हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि नेट मीटरिंग होती क्या है। तो ये मुझे आशा है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसे अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसको लेकर के। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर हमारे पास काफ़ी हैं, तकरीबन 250 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है इन चीज़ों से। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको लगता है कि दम है कंटेंट के अंदर, तभी आप शेयर करें, अन्यथा ना करें। मैं कहूँगा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपना रीज़न भी बता सकते हैं कि डिसलाइक क्यों किया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।